बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी कि किसी भी एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह से उसकी शेप होती है, किस तरह से उसकी अरेंजमेंट होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये सब कुछ मैं आपके साथ इस लेक्चर के अंदर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इस माजरत दिखा हूँ कि मेरा गला इस टाइम बहुत बैठा हुआ है, तो ज़ुकाम वगैरह की वजह से और सर्दियों की वजह से। तो अगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप तक अपना लेक्चर पूरा डिलीवर कर सकूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली इस चीज़ की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस बुक का करवा दें, जो कंप्लीट करवाना है। मैंने आपके साथ इसकी लास्ट टाइम हाफ बुक शेयर कर दी थी, तो आगे आज अब से मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो इस वजह से माजरत खा हूँ, मेरा गला मुझसे थोड़ा नाराज़ हो गया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हमारे पास वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। इज देयर एनी पार्टिकल स्मॉलर देन एटम। हमारे यहाँ कहा जाता है, कभी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ होती है ना, स्मॉलेस्ट साइज जिसका है वो है एटम का साइज है। लेकिन क्या एटम से भी सबसे कोई छोटी चीज़ हो सकती है? श्योर देयर इज। हाँ, एटम से भी छोटी कोई चीज़ है। एटम आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम किस चीज़ से बना हुआ है? एटम छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम दे देते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और जो एटम का जो बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस का नाम देते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किधर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ये न्यूक्लियस है तो इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन होंगे और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज, इट मास इज एक्सट्रीमली स्मॉल। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो उसका मास होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। उसके बाद फिर आ जाते हैं, ये तो था इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब आ जाते हैं प्रोटॉन के बारे में। अब प्रोटॉन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, किसी भी एटम के पास प्रोटॉन उतने होंगे जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स प्रोटॉन। It has a mass of 1807 times greater than that of electron। लेकिन जो उसका mass होता है वो कितने, वो ज़्यादा 1837 टाइम्स 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम न्यूट्रॉन पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन का हमने पढ़ा किसके? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है? जो उसका थर्ड पोर्शन है न्यूट्रॉन, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। आ न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। देयर न्यूट्रल पार्टिकल इज ऑल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और उसका जो न्यूट्रल क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से इसको ये न्यूट्रल यानी कि जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो और जिसके जो पार्टिकल होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। और इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना था? 1837 टाइम्स। ठीक है, यानी कि वो 1837 टाइम लार्जर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से इतना गुना ज़्यादा है। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा, जो प्रोटॉन का मास बन रहा होगा, वही न्यूट्रॉन का मास होगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं वाई एटम इज न्यूट्रल। एटम को न्यूट्रल क्यों कहा जाता है? यानी कि इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास न्यूट्रॉन भी होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन फिर भी एटम को न्यूट्रल का क्यों कहा जाता है? ऑल्दो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एटम हैव चार्जेस। और ये बात इसमें कोई शक की बात नहीं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, एक एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बट एटम एज अ होल हैज़ नो चार्ज। लेकिन पूरे एटम को देखा जाए तो एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं माना जाता। इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम के अंदर नंबर ऑफ उसको जो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, जितने भी उसके पास प्रोटॉन होंगे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। एज अ रिजल्ट द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जिसकी वजह से जो उसके जो प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो और नेगेटिव के जो चार्जेस होते हैं
उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, दोनों ख़त्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इट। और जब क्योंकि देखिए ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हैं, ठीक है, जब दोनों बराबर होंगे तो उनके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों मिलेंगे जब, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाता है हमेशा, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो कैंसिल होंगे तो फिर एटम न्यूट्रल रह जाता है, ठीक है जी। सॉरी। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, अटॉमिक एंड मास नंबर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक साइज से। सबसे पहले आ जाते हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर। एटॉमिक नंबर जो जिसको हम लोग जेड अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। atomic mass, the atomic number, the number of proton present in the nucleus of an atom। अब जितने प्रोटॉन एक न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे उनको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। और वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। द हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अब हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, उसके पास क्या है, उसके पास एक प्रोटॉन है। अगर उसके न्यूक्लियस में अगर एक प्रोटॉन होगा तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इट्स एटॉमिक नंबर इज 1। कार्बन एटम है 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, एक कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6, ठीक है। यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। एंड ऑक्सीजन एटम हैज़ 8 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, और अगर ऑक्सीजन एटम को देखा जाए तो उसके 8 प्रोटॉन होते हैं। व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन एटॉमिक नंबर, हर एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है। वी कैन डिफाइन एन एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक नंबर, और हम लोग उसको किसी भी एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर से डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे पता है कि ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, तो मैं बता सकती हूँ कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है मास नंबर। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब जो प्रोटॉन और जब हम लोग प्रोटॉन्स को एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं, जब हम उन दोनों को मिक्स कर देंगे, उन दोनों को सम अप कर देंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वो मास नंबर आ जाएगा। और हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, इट्स मास नंबर इज 1। अब हाइड्रोजन एटम के पास 1 प्रोटॉन है और उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो उसका जब हम लोग इन दोनों को 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। कार्बन एटम है 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 12। अब कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो क्या होगा कि इसका एटॉमिक मास कितना होगा, मास नंबर का कितना होगा, 12। क्यों, क्योंकि जब हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम अप करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास मास नंबर आ जाता है। वी कैन यूज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द एटम, ठीक है। अब ये उनको उसने फॉर्मूला लिख दिया है हमें, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर आ जाते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये जो है ये कोई भी एलिमेंट है, जिस तरह से कोई कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ठीक है, एक्स की जगह वो सपोज करें, ठीक है। ए क्या है, मास नंबर, और जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ए की जगह हम लोग मास नंबर लिखेंगे और जेड की जगह नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे। एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, ऑक्सीजन एटम हैज़ एटॉमिक नंबर 8। ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन का जो एटम है उसके पास एटॉमिक नंबर उसका कितना है, उसका 8 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर तो उन्होंने बता दिया, एंड इस मास नंबर इज 16, और उसका मास क्या है, उसका 16 है। एटॉमिक नंबर पहले लिखेंगे 8 है होगा और मास नंबर 16 है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आप वो कह रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, मास नंबर हमारे पास 16 था, एटॉमिक नंबर 8 था, तो इन दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से किसी भी शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। द पाथ ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड शेल, और वो जिस पाथ के अंदर, जिस दायरे के अंदर, जो अपने मदार के अंदर घूम रहे हैं, उसको हम लोग, उस सर्कल को क्या कहते हैं, उसको हम लोग शेल कह देते हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल्स के अंदर डिवाइड हुआ है। शेल आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल, और उन शेल्स को हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं। द शेल आर लेबल्ड एज KLMNOPQ, ठीक है, ये शेल्स के नाम रख दिए गए हैं। K इज द फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल को हम लोग क्या कह देते हैं, K शेल कह देते हैं। वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल यूजिंग द फार्मूला, और हम लोग किसी भी शेल के अंदर मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके एक फार्मूले के जरिए, और वो क्या है 2n का स्क्वायर, ठीक है जी। तो हम लोग अगर देखें फर्स्ट शेल है तो n की जगह नंबर ऑफ शेल फर्स्ट शेल है तो उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अगर कोई दूसरा शेल है उसके अंदर 8, फिर 3 के अंदर 18, इस तरह से शेल की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जो मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।